उत्तक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। गर्भाशय। सब एक जैसा लग रहा है। यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय बोले तो यहां भ्रूण का विकास होता है। यहां भ्रूण का विकास होता है। यहां भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा योनि और गर्भाशय का योनि तथा गर्भाशय के बीच का भाग है। योनि तथा गर्भाशय के बीच का भाग है। गर्भाशय के बीच का भाग है। के बीच का भाग है। इसका बता दो जल्दी से। गर्भनाल, जिसको आप प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। और फेलोपियन ट्यूब तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा गर्भनाल। मां के रक्त से पोषण मिलता है किससे? गर्भनाल। फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, यहां निषेचन की क्रिया होती है। यहां निषेचन की क्रिया होती है। यहां निषेचन की क्रिया होती है। फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, यहां निषेचन की क्रिया होती है। कितने लोगों ने जो आज सिंगल शॉट डाले थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा है, और आप चाहते हैं कि कल भी आपको ये वीडियो मिले, तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। आपकी शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। वीडियो डालते रहना गुरुजी, एकदम डालते रहेंगे। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? गर्भनाल हो जाएगा क्या? गर्भनाल हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। अगला अगला कहते हैं, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध, इतना एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा H बराबर फॉर्मूला होता है। 3 गो फॉर्मूला है। एगो I² होता है, एगो V²/R × T होता है, एगो VIT होता है। I²RT V²/R × VIT। अब देख लो, यहां पर R दे दिया है, R दे दिया है, I दे दिया है, I दे दिया है, और यहां T दे दिया है। T का मान दे दिया है 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड। H बराबर हो जाएगा I² बोले तो 1.5 का होल स्क्वायर इंटू R बोले तो 10 इंटू T बोले तो 60। अब इसको गुना भाग कर दो, आंसर देखो कितना आता है। यहां से एक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन रहने की संभावना है। कितना आ रहा है? 120 जूल। कितना आ रहा है? 1350। 135 है रे। आंसर बता दो कितना आ रहा है। यहां एगो जीरो और हो जाएगा, तब देखो 1350 जूल आ रहा है तो एक जीरो और हो जाएगा। 22.5 बी नंबर 1350। अरे दोस्त 15 15 225 2.25 गुना 600, तो 600 आएगा। 6 दूनी 12 1 1350 ना आ जाएगा रे। 22.5 बड़ी पिटाई खाएगा रे दोस्त। अब देखो तो क्या कह रहा है, कहता है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो समानांतर में है तो एकदम ध्यान से 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। जे एकरा करेगा वो जाएगा बोरा में, इसलिए जाएगा कि समानांतर में जब तीरों जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा। न्यूनतम से देख के मार देगा हमार चलवा, जे हमार चलवा होगा वो देख के मार देगा, नहीं तो 1/, करते रह जाओगे। न्यूनतम से न्यूनतम, सबसे न्यूनतम 2 है और उससे भी न्यूनतम होगा, यानी 1 ओम इज द राइट आंसर। 1 ओम आ रहा है क्या? देखो न्यूनतम से न्यूनतम, यानी न्यूनतम श्रेणी क्रम में महत्तम से महत्तम होता है। श्रेणी क्रम में महत्तम से महत्तम और समानांतर क्रम में न्यूनतम से न्यूनतम। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अगला जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, यह किस दिशा में मुड़ेगी? विरल में जा रहा है ना, सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। और धीमा होगा कि तेज हो जाएगा? बताओ आंसर क्या हो जाएगा। अभिलंब की ओर धीमी हो जाती है, अभिलंब से दूर तेज गति बढ़ जाती है। व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल हो जाएगा क्या? बी फॉर बॉल हो जाएगा क्या? देखो तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। और क्या नहीं बदलता है? अपवर्तन का एग्जाम्पल दोस्त मेरे पूछेगा। अपवर्तन की अगर हम बात करें तो अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है। अपवर्तन की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन जिसको आप कहते हैं, रिफ्रैक्शन, इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। और बाकी सघन से अगर विरल में जाएगा, सघन से
सघन से विरल में जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, और विरल से सघन में जाएगा तो सब कुछ घटेगा। विरल से सघन में जाएगा तो सब कुछ घट जाएगा, सब कुछ घटेगा। विरल से सघन में जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? अभिलंब से दूर तथा गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। इसको जोड़ने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। मुख्य अक्ष जो होता है, याद रखिएगा, ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। और दूसरा लंबवत है, लंबवत होता है, ये दर्पण पर लंबवत होता है और दोनों ओर होता है, दर्पण के दोनों ओर होता है, इधर भी इधर भी। ये लंबवत होता है और काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। ये फोकस दूरी तो हम सबको पता है, कितना बार बताएं, और लगा हुआ होगा, चाहे अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो, माइनस होगा। ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी प्लस हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होगा। और अवतल दर्पण अवतल लेंस, फोकस दूरी निगेटिव। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, फोकस दूरी पॉजिटिव। न्यूमेरिकल जो आ रहा है दोस्त, मैंने 4-5 को टाइप है, उसको आप देख लीजिए। अगला बताओ, मुख्य अक्ष हो जाएगा क्या? अगला बता दे आंसर। और कहता है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है। देखो प्लस 0.75 है, कितना बार बताए हैं? प्लस है, इसका मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक को शब्द यूज नहीं होता है, एनसीईआरटी में हर जगह आभासी शब्द यूज होता है। आभासी है और 1 से कम है, इसका मतलब आभासी जब भी होगा सीधा प्रतिबिंब होगा। कल्पना कभी उल्टी नहीं होती, आभास कभी उल्टा नहीं होता है। अब बताओ जल्दी से, 1 से कम है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आंसर बता दो, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सर मेरा एलपी में रिजल्ट हो गया है, हम मिलने आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 से कम है, ये आपको कितना बार बोले हैं? 1 से कम होगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एम का मान, एम का मान अगर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और एम का मान अगर 1 के बराबर होगा तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और एम का मान अगर प्लस होगा तो प्लस होगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एम का मान कितना बार लिख चुके हैं? एम का मान अगर प्लस होगा तो काल्पनिक, एकदम रिवीजन करके जाना दोस्त मेरे। माइनस होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। जल्दी बताओ। 1 से कम है, 1 से कम है भैया, तो 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब तो बनेगा ही, छोटा प्रतिबिंब तो बनेगा ही। और चूंकि प्लस में है तो प्लस में है तो काल्पनिक बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, यहां आभासी बनेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, चाहे वो दर्पण में हो या लेंस में हो, चाहे वो दर्पण में हो या लेंस में हो। अगला 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 बता दो, जब किसी वस्तु के पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? अब त्वरण, कोई बाह्य बल नहीं लगा, पृथ्वी की सतह से टकराने का एक बल अनुभव करती है। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। पृथ्वी से टकराने का कोई एक बल अनुभव करती है क्या? जल्दी बताओ। कहते हैं जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? पृथ्वी के सतह से टकराने पर एक बल का अनुभव करती है, कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो त्वरण का अनुभव करती है। टी मार दिया, डी होगा। गुरुत्वाकर्षण, जब ये बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, जब ये बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। जब भी बल लगेगा क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। अगर बल लग रहा है तो समझिए त्वरण उत्पन्न होवे करेगा। आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण बल ग्रेफाइट के विभिन्न परतों के बीच मौजूद होता है? जल्दी बताओ।
वंडरवाल फोर्स का नाम सुने हो? ये प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के साथ लगता है, प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के साथ ये लगता है। कूलॉम का नियम आवेशित वस्तु के साथ लगता है, आवेशित वस्तु के साथ लगता है। विद्युत चुंबकीय बल तो चुंबक के बीच लगेगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो यहां जो बल लगेगा वो नाभिकीय बल लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा। और यहां जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगेगा इसको हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। इसको हम लोग कौन बल कहते हैं दोस्त मेरे? विद्युतीय बल कहते हैं। इज द राइट आंसर। देखो, अगर नाभिक में ये नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगेगा उसे विद्युतीय बल कहते हैं। उसे कौन बल कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। अगला अगला काल्पनिक बल बताओ तो कौन बल है? काल्पनिक बल जो है हम कितना बार पढ़ाए? काल्पनिक बल जो है वो कौन बल है? एक ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, एक ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, और दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जल्दी से बता दो, गुरुत्वीय बल है कि अपकेंद्र बल है? काल्पनिक बल कौन बल है? गुरुत्वीय बल है कि अपकेंद्र बल है? बारात जा रही है सर, आपका भी बारात जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? काल्पनिक बल जो है वो कौन बल है? अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा ध्रुवों की तुलना में, कल भी बताए थे आज भी बता रहे हैं। एक चीज और याद रखना, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात कितना होता है? √2:1 होता है। उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान के बारे में हम बताए थे, नीचे से ऊपर जाएगा जी का मान घटता है, फिर नीचे की ओर आएगा तब भी जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है, केंद्र पर जाओगे तो जी का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ध्रुव पर जो होता है अधिक होता है, ध्रुव पर अधिक होता है। ये दोस्त मेरे विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगा, कितना बार बोले? बढ़ेगा। इधर से इधर आओगे तो क्या होगा? घटेगा, घटेगा, क्योंकि कम से अधिक की ओर जाओगे तो बढ़ेगा। अब कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। नहीं भाई, भूमध्य रेखा यानी सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, तो ये होगा नहीं। फिर कहता है भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुवों पर धनात्मक होता है, ये भी नहीं होगा। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान होता है, ये होगा कि नहीं? भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है, देखो ध्रुवों पर अधिक होता है, ये आंसर हो जाएगा। और ध्रुव पर एक चीज और कल भी बताए थे, इसके ओमेगा के घटने और बढ़ने पर जी नॉट डिपेंडेंट होता है, और यहां ओमेगा बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और अगर ओमेगा घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। आंसर। हमको इस बार रेलवे में जॉब चाहिए ही चाहिए गुरुजी। एकदम मिलेगा। कितने लोग शादी में हमको निमंत्रण देने वाले हैं? एक बार 8 टाइप करो। जो लोग शादी में निमंत्रण देने वाले हैं हमको, एक बार अपनी शादी में, आप अपनी शादी में जो लोग निमंत्रण देने वाले हैं 8 टाइप करो। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, नीचे जाने पर जी का मान घटेगा, केंद्र पर 0 होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा, इधर से इधर जाएगा बढ़ेगा, इधर से इधर आएगा घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा जी घटेगा, ओमेगा घटेगा जी बढ़ेगा, और ओमेगा के घटने बढ़ने पर जी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, और देगा कोई नहीं कार्ड, हम सब समझते हैं। अगला क्वेश्चन बता दो, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं, अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे शरीर का जड़त्व है, हमारे शरीर का जड़त्व है। अब देखो, ये हमेशा हम बोले हैं तृतीय नियम, ये जड़त्व है, ये प्रथम नियम भी है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। हम कितना बार बोले हैं? गति एकदम जुगाड़ इसका बताएं, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध ये पहला नियम है, गति या विराम का विरोध ये पहला नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम, चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक, चोट कम या अधिक लगना, इसमें हो जाएगा चोट लगना, चोट लगना। हमको एक बात बताओ, गुरुत्वीय त्वरण ये जी हो गया, हमको एक बात बताओ, गद्दा पर चोट कम लगता है, चोट फर्श की तुलना में कम लगता है, फर्श की तुलना में कम लगता है, तुलना में कम लगता है, गद्दे पर चोट फर्श की तुलना में कम लगता है। ये बताओ क्या है ये? कैवा नियम है? पहला
कि दूसरा कि तीसरा, कैवा नियम है, देखें कौन कौन पकड़ पाता है। ये एकदम एक लाइन में याद रखना। चोट प्रथम नियम, गति या विराम का विरोध पहला नियम, चोट कम ज्यादा लगना दूसरा नियम, चोट लग जाना तीसरा नियम। जल्दी बता, जल्दी बता। गद्दा पर चोट फर्श की तुलना में कम लगता है, कैवा नियम है। अब अभी तुरंत बताए थे, चोट कम या ज्यादा लगना कैवा नियम। जल्दी बताओ, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम है, चोट कम या ज्यादा लगना कैवा नियम है, दूसरा नियम है। चोट कम या ज्यादा लगना है ना दूसरा नियम। बताओ, रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना कीजिए। सबको पता है सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु अस्थिर है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है गतिजिया। गतिजिया सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, गतिजिया सर्पी घर्षण, गतिजिया गतिजिया सर्पी घर्षण, जिसको आप कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। और सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण, सबसे कम होता है दोस्त मेरे लौटेनिक घर्षण। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है, उससे कम गतिज सर्पी, उससे कम लौटेनिक होता है। तो अगर सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है, इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है? नहीं भाई, रोलिंग घर्षण कम होता है। कहता है रोलिंग घर्षण तो सर्पी घर्षण से अधिक या समान होता है? नहीं भाई, अधिक नहीं होता, कम होता है। कहता है रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। हमारा सी आ रहा है, तू बता दो क्या होगा। एक गिलास पानी ला दो। हमारा सी आ रहा है, तू बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। सबसे ज्यादा स्थैतिक, उससे कम गतिज सर्पी, और सबसे कम क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, लौटेनिक घर्षण हो जाएगा। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। एकदम पढ़ाई चला, पढ़ाई के अलावा कुछ भी तोरा बचा नहीं सकता है। अगला बता दो, अगला बता दो। एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घंटा एसआई मात्रक नहीं है, एक बार देख लेना, घंटा एसआई मात्रक नहीं है। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक की इकाई किससे व्यक्त की जाती है? जल्दी बताओ। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नाम सुना होगा, इसकी इकाई किससे व्यक्त की जाती है? आप हॉट वाटर पीते हैं, हम कुछ पी लेते हैं, लेकिन गुनगुना पानी पीने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। स्टीफेंस कांस्टेंट जो है वो क्या है? जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर। व्हाट मीटर स्क्वायर केल्विन पर पावर 4। स्टीफेंस लॉ विकिरण के लिए यूज करते हैं, विकिरण के लिए यूज करते हैं। अगला बता दो, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? कुछ लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, संयोजक इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, संयोजक परमाणु, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। संयोजक इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर होगा। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ तो, अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन, देखें के चलवा मार सकता है, ये एकदम एक बार देख लेना। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, बता संयोजकता कितना होगा? देखें कौन कौन मार सकता है। एकदम सिंपल सवाल दिए हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, संयोजकता कितनी होगी? आपको पता होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा तो वही संयोजकता होगा, और अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अगर कहता है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता बताओ कितनी? हाँ देखो चलवा सबके तैयारी 1, तब न चला सबके रिजल्ट हो जाता है रे, क्योंकि तैयारी इतना बढ़िया है। अगला संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या आंसर? अगला बता दो, किसी तत्व से जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? बताओ तो। किसी तत्व से जुड़ने की क्षमता संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है या कि संयोजकता पर निर्भर करता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि संयोजकता पर निर्भर करता है? बताओ किस पर निर्भर करता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन पर कि संयोजकता पर? संयोजक इलेक्ट्रॉन पर कि संयोजकता पर? ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है?
बताओ जल्दी। ठोस जब पिघल जाएगा तो आपको पता होगा अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। आंसर हो जाएगा संयोजकता। किससे जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। प्रायः 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 द्रवों में ऊष्मा का स्थान, देखो चालन संवहन एक बार जरूर देख लेना। चालन होता है ठोस में, कंडक्शन जिसको आप कहते हैं। संवहन जो होता है ये होता है द्रव या गैस में संवहन होता है, द्रव या गैस में संवहन होता है। और विकिरण जो होता है, विकिरण की अगर हम बात करें तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा। इसमें कण 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 के द्वारा होता है, कण के द्वारा होता है। इसमें कणों के स्थानांतरण से होता है, इसमें कणों के स्थानांतरण से ऊष्मा का प्रवाह होता है। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक, सबसे तीव्र विधि यही है, सबसे तीव्र विधि रेडिएशन है और सबसे धीमा विधि चालन है। सबसे धीमा विधि चालन है और कर रहा है केवल द्रवों में। द्रवों में क्या होता है? संवहन होता है। द्रवों में क्या होता है? संवहन होता है। देख लो, ठोस में क्या होता है? चालन होता है, कण के द्वारा। एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को, तीसरा कण चौथे कण को। संवहन द्रव या गैस में होता है कणों के स्थानांतरण से, और जैसे कण नीचे से ऊपर जाते हैं। अच्छा बताओ तो केतली की चाय गर्म होती है किसके द्वारा? केतली की चाय गर्म होगी किसके द्वारा? एक ऑप्शन है चालन, एक ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन। बताओ किसके द्वारा केतली में चाय का गर्मी जो होता है, केतली में चाय जो है गर्म होता है किसके द्वारा? चालन की संवहन। व्हाट इज द आंसर? ग्रुप डी में सर यही क्वेश्चन आएगा दोस्त। ई क्या जानता है बताओ तो? ई पर इच्छा है, आप एकदम खूब मन लगा के पढ़ के जाइए। साथ ही साथ आप 1 घंटा में 50 टॉपिक नहीं पढ़ पाइएगा, हम 50 टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं। आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। केतली की चाय में जो है ना ये संवहन होगा और बर्तन में चालन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के आकर्षण बल को नियंत्रित करने की बात कही थी? चार्ल्स कूलॉम ने। फेराडे ने, ये पूछ सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है, ये पूछ दिया है, मतलब पूछ सकता है। आर्किमिडीज की अगर हम बात करें, जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है सब आर्किमिडीज ने दिया। तैरने डूबने वाला जितना सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कूलॉम्स लॉ सबको पता है, दो आवेशों के बीच लगता है। F बराबर होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 जो होता है ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। और विद्युत आकर्षण बल जो ये कूलॉम के नियम के द्वारा देता है, ये दोस्त मेरे, ये दोस्त केवल और केवल आकर्षण नहीं होता, आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही केवल एक ऐसा बल है जो केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण बल। अगला अगला अगला, आवाज दोस्त मेरे ठीक जा रही है तो एक बार एक टाइप कर दो। आवाज ठीक जा रही है? एक बच्चा कह रहा है सर आवाज नहीं जा रही है आपकी। कहते हैं एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, किस प्रकार की गति? जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, चलाओ, कहते हैं ना जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली पे थी, बच्चे की नजर सिर्फ क्वेश्चन पे है, और जो नए पढ़ने वाला है वो ऐसे ही घूमते रह जाएगा। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई एक धीमी हो जाती है, रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति करता है? बताओ। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई रुक जाती है, सीधा पथ पर चल रही है और रुक गई। रुक गई इसका मतलब यहां 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहां 8 होगा, यहां 6 होगा, तब ना यहां 0 हुआ होगा। यानी असमान गति है, समान गति तो बिल्कुल भी नहीं है। असमान गति इज द राइट आंसर। अगला अगला अगला, कहता है किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से कम हो, जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। जहां से चला है वहीं फिर पहुंच जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। जहां से चला है वहीं पहुंच जाएगा तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सीधा सड़क पर चलेगा तो विस्थापन और दूरी दोनों समान होगा। अब कहता है धातु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताओ। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं,
इस गलत है कि सही है, जल्दी बता। साफे गलत है। शीशा कब से सुचालक हो गया? बाकी सब सही होगा। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए किसमें किसमें निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, जिसमें ये दोनों जो है वो जंगरोधी बनाता है। इसीलिए इसका जो है डॉक्टरी हथियार में इसका यूज करते हैं। कार्बन सबको पता है कठोर बनाता है। कार्बन का प्रॉपर्टीज तो एकदम देख के जाना। कार्बन जो है स्टील को कठोर बनाता है और क्रोमियम जो होता है वो जंगरोधी बनाता है। जंगरोधी बनाता है। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। श्रृंखला बनाने का गुण होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है तो 2 4 होता है। यह समावयवता का गुण दर्शाता है, यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो है आइसोमेरिज्म का गुण दर्शाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज दर्शाता है। यह सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल एलिमेंट है, हर जगह उपलब्ध होता है और ये सबसे लंबी श्रृंखला बनाता है, समावयवता दर्शाता है, सार्वभौमिक तत्व है। सर आपके बुक के से पेज नंबर 72 से 7 क्वेश्चन आया था। पेज नंबर 72 से 7 क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, ऐसा का है पेज नंबर 72 में दोस्त इसके जा सामान्य विज्ञान में। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ जल्दी। सोडियम कार्बोनेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बता दो। सोडियम कार्बोनेट जो है कौन सा कथन गलत है चुन रहा है, गलत है। बताओ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसी सोडियम यौगिकों के उत्पाद में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों को साफ सफाई, वॉशिंग सोडा है ये, इसी को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता उदासीन करने, नहीं भाई ये गलत है। तब तो वॉशिंग सोडा खा लोगे क्या पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए? पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए बेकिंग सोडा खा सकते हैं आप। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटाइसिड में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का नहीं। गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे, थोड़ा पढ़ के मार देना है। चलवा। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में भैया विसरण होता है। संघनन तो आपको पता है, वाष्प कंडेंसेशन, वाष्प टू द्रव में बदलता है। ऊर्ध्वपातन सबको पता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है, ये ऊर्ध्वपातन है। वाष्पन द्रव से वाष्प में बदलता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव से वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। संघनन वाष्प से द्रव में बदल जाता है। अगला बताओ। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्व परमाणुओं के आबंध बनाते समय कार्बन प्राय कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? 4, क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है कार्बन की। यह स्वसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन के बारे में कहेगा कौन बंधन बनाता है? कहेंगे स्वसंयोजक बंधन बनाता है। यह स्वसंयोजक बंधन बनाता है, स्वसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन मजबूत बनाता है, लेकिन इसका अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए ये जल्दी, इसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। अगला बता दो जल्दी से। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? क्या बताए थे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयन का आदान प्रदान तो होबे करता है। आयन का केमिकल रिएक्शंस जो है दोस्त मेरे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनों का आदान प्रदान होता है। यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसी का एग्जाम्पल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसी का एग्जाम्पल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसी का एग्जाम्पल है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा बताओ तो अपघटन अभिक्रिया जो है, एक ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? जल्दी से बता दो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? जल्दी बताओ। अपघटन देखो, चला पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका काम होगा। एकदम वो कहते हैं ना, उसके जैसा नजर एकदम देखे रहो। जल्दी बताओ। एकदम अर्जुन के जैसा मछली की आंख को देखना है। बताओ जल्दी। अपघटन के लिए ऊष्मा चाहिए और संयोजन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH हॉल 2 जो है इसको हम लोग किससे अभिक्रिया करवाएं, एकदम CO2 से अभिक्रिया करवा देंगे, बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। इसका मतलब किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवा देंगे। किससे अभिक्रिया करवा देंगे दोस्त मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवा देंगे। आंसर मार दें। अगला अगला अगला, दी गई समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, जल्दी बताओ आंसर। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। ऑक्सीकरण, उपचयन, कौन सा पदार्थ अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकरण आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयन, अपचायक, अपचायक। इसमें दोस्त मेरे ऑक्सीजन जुड़ता, ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन हटता, हटता। और यहां आओगे अवकरण, 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 अपचयन, अपचयन, उपचायक, उपचायक, उपचायक। इसमें ऑक्सीजन हटता, ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन जुड़ता, हाइड्रोजन जुड़ता। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। दी गई समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो अपचयन तो यही होगा जिसमें ऑक्सीजन हट रहा होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। तो ऑक्सीजन हट रहा है किससे, जिंक ऑक्साइड से। देख लो ऑक्सीजन हट रहा है किससे, जिंक ऑक्साइड से। आंसर हो जाएगा C4 कैट। मार दिया जब तक हम पीछे पलटे, मार दिया। डीवी के लिए आए हैं गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, खूब आशीर्वाद है, ढेर सारा प्यार है। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीजन जुड़ता, हाइड्रोजन हटता। अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीजन हटता, हाइड्रोजन जुड़ता। जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। अगला अगला अगला, कहते हैं दी गई अभिक्रिया में लोहा और जस्ता एक कोटिंग द्वारा, सबको पता है गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं दोस्त मेरे, गैल्वेनाइजेशन ताकि जंग न लगे, खूबसूरत दिखे। लेकिन पहला ऑप्शन रखेंगे जंग न लगे। आंसर बताओ। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच बिजली प्रवाहित करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। बताइए क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जल्दी से बताइए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे आप निकाल लिए, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, Na जब भी अभिक्रिया करेगा HOH में ये टूटेगा तो NaOH से अभिक्रिया करेगा NaOH, और ये Cl और H जो है H2 और Cl2 में टूट जाएगा, H2 और Cl2 में टूट जाएगा। अगला 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 एक आंसर बताओ, निम्न से कौन संकेतक का उपयोग